ओडीएल के माध्यम से ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में शिक्षकों को ट्रेनिंग कराई गई और चूंकि उनकी परीक्षा बहुत बाद में ली गई और परिणाम देर से जारी किया गया, तो उनको विरमण तिथि से ही प्रशिक्षित का लाभ देना था। उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया, विभाग ने नहीं दिया। फिर विभाग एलपीए में चला गया और विभाग जब एलपीए में गया तो एलपीए में भी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। विभाग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दिया। अब फिर भी कह रहे हैं कि अब जो है न्यायालय के पारित आदेश का परीक्षण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण कौन करेगा? अब इसका तो अनुपालन होना था, तो अब कह रहे हैं कि इसका परीक्षण करेंगे और उसके आलोक में करेंगे। तो ये तो अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था, अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है। महोदय, जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, परीक्षण का ये अर्थ नहीं होता है कि उसके जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का एलपीए के जाने के बाद कि उसको हम लोग अनदेखा करेंगे या किसी तरह की उसको अनसुनी करें। परीक्षा का सिर्फ यही है कि उसमें जो डिटेल्ड ऑर्डर है उसके अनुपालन में थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एलपीए में अपना आदेश दे दिया है तो उसका नहीं पालन करने का सवाल नहीं पैदा होता है। हम लोग उम्मीद करते हैं अगले 1 महीने में उसका अनुपालन करा देंगे। ठीक, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे आ गया हमको समझ नहीं आता। कैसे आ गया सर? महोदय, उत्तर तो आया है, मगर इसमें जो है माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न की थी कि महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी शहीद राम गोविंद सिंह कन्या मध्य विद्यालय, तो इन्होंने कहा कि कन्या मध्य विद्यालय ने कन्या उच्च विद्यालय, तो उसमें महोदय शिक्षक कंप्यूटर जो चलाने वाले हैं उनका और कंप्यूटर सेट उपकरण पुस्तकालय भवन नहीं है। इसका जो भवन है वो भी जर्जर हो चुका है और इसके प्रांगण में हमेशा पानी जमा रहता है। तो महोदय का उत्तर आया कि ये गैर सरकारी संस्थान के रूप में है, जिसका शासी निकाय की जो समिति है वही इसमें काम कर सकते हैं। तो माननीय महोदय मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं और इस तरह का विद्यालय अगर आम जनों के लिए कार्य कर रही है जो पूरा जर्जर अवस्था और वहाँ बहुत सारे बच्चे उससे लाभ लेने के लिए जो है लाभ से वंचित हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में तो आपका भी दायित्व तो बनता है महोदय कि आप उस चीज को देखने का काम करें। यही मेरा प्रश्न था। आप सभापति महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट दिया है कि जहाँ तक वैसे विद्यालयों को जो वेतन मद में जो हम लोग परफॉर्मेंस पर देते हैं पैसे, वो हम लोग देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रबंधन समिति है वहाँ के जो भी फीस वगैरह है अन्य जो बच्चों से लेते हैं उसी से उनको कराना है। अभी तक जो नियम है विभाग का कि उसमें जो आधारभूत संरचनाएं इत्यादि का प्रावधान नहीं है, चाहे वो इस तरह के प्राइवेट स्कूल्स हों या अन्य इस तरह के प्राइवेट संस्थाएं हों, इस वजह से इस तरह का उत्तर हमने दिया है। लेकिन विशेष परिस्थिति में चूँकि आपने जिनका नाम लिया है वो उस संबंध में देखेंगे, लेकिन नीतिगत बात हमने अपने उत्तर में लिखी है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का किसी व्यक्ति विशेष से कोई बात है। धन्यवाद। महोदय, 2008 से ही आपने बीत रहित जो है खत्म किए कि हम बीत रहित कर रहे हैं महोदय, उसमें महोदय बीत नहीं मिल रहा है। तो सरकार को समय समय पर जो बीत देते हैं उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो बीत रही चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, अगर लोग चला रहे हैं तो इसको कौन देखेंगे? आप ये कह करके कि गैर सरकारी है ये कह कर अगर टालेंगे तब तो शिक्षक भी मरेंगे और विद्यार्थी भी। शिक्षक तो भूखे मर ही रहे हैं। जितना बीत रहित जो आपने 2008 से कहे कि बीत रहित अब खत्म हो रहा है, तो उसके लिए भी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं महोदय, चाहे बिल्डिंग हो चाहे। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शिक्षक भूखमरी से मर रहे हैं, तो 5,87,000 जो शिक्षक शिक्षिकाएं आज कार्यरत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जिनकी नियुक्तियां हुई, और जो पंचायती राज से 2.5 लाख आए, तो सभी का तो वेतन इत्यादि और सब सुविधा हम लोग दे रहे हैं। लेकिन एक नीतिगत निर्णय पुराना लिया गया था, उसका हमने जिक्र किया था। मैंने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, टाइम खत्म हो रहा जल्दी से। महोदय, उत्तर प्राप्त हो चुका है। ठीक है। पिछले दिन नहीं महोदय, पिछले दिनों इससे संबंधित सवाल उठा था और विभाग ने एक पत्र निकाल करके निदेशालय से जो छुट्टी की स्वीकृति होती थी उसको जिला कल्याण पदाधिकारी के पास दे दिया। महोदय, ये तो फिर रास्ता बना दिया गया
आकस्मिक अवकाश सर कोई घटना बड़ी होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए है। अब उसके लिए भी वो DWO के यहाँ चक्कर लगाएंगे, उसमें पैसे मांगे जाएंगे, तो ये तो परेशान ही करना होगा। महोदय, ऐसे विद्यालयों में अवकाश के लिए या संचालन के लिए ऐसा नियम बनाना चाहिए, चूंकि 24/7 वो काम करते हैं। आवासीय विद्यालय है, सिमुलतल्ला है, नवोदय है, ऐसे जो आवासीय हैं उस तरह से काम करना चाहिए, न कि इस तरह से। इसमें तो कोई आदेश जो निकला ये तो और परेशान कर देगा शिक्षकों को, इसीलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और आकस्मिक अवकाश का प्रधानाध्यापक के पास ही होना चाहिए। अब इस पर कोई क्वेश्चन है? मानिए सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जो हम लोगों ने SOP निकाला स्टैंडर्ड, पहले उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कितने दिनों के अंदर जो भी आवेदन देते हैं उसका निष्पादन करना है। ऐसी बात नहीं कि किसी के मनमर्जी पर किसी ने आवेदन दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर तरह की छुट्टी जो भी दे है शिक्षकों को, उसमें कितने कितने दिनों के अंदर निर्णय लेने हैं। साथ ही साथ माननीय सदस्य अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरह की विसंगति जो मातृत्व अवकाश में थी उसको भी हमने दूर किया। अब तो हर महीने जो मातृत्व अवकाश महिलाएं लेती हैं, तो इस तरीके से बीच में आपकी बातें को हमने सुना। मेरी बात को सुन लीजिए। कल्याण छात्रावास नहीं, ठीक है, मेरी बात तो सुन ले। मंत्री महोदय बैठे हुए, आप मेरी बोल लेने दीजिए। जो छात्रावास के लिए माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, चूंकि शिक्षा विभाग को आया था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। तो उसमें जो इनका कहना है माननीय सदस्य का कि प्रधानाध्यापक को इसको दे देना चाहिए कि वो अपना निर्णय ले सके, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, सरकार विचार करेगी। अभी तक नहीं था। धन्यवाद। अब तारांकित प्रश्न ले जाएंगे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और डॉक्टर प्रोफेसर नवल कुशल यादव। माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय, जवाब भी आया है महोदय, लेकिन हम जो सवाल किए हैं उससे थोड़ा भिन्न है, उससे मिलता जुलता नहीं है। बहुत छोटा सवाल है महोदय। मैंने सवाल किया, क्या सही है कि बिहार शिक्षा संहिता के विद्यालय स्तर पर दे आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाले रविवार तथा अन्य निर्धारित अवकाशों का आकस्मिक अवकाश के रूप में गणना नहीं किए जाने का प्रावधान है, लेकिन इस शिक्षा कोष में इस आशय का सुधार नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों को नियमित दे अवकाशों की क्षति हो रही है। महोदय, जो नियम है उसी के अनुसार मैं यह कह रहा हूं कि इस शिक्षा कोष में उसका कोई सुधार नहीं कराएंगे तो वो नहीं आता है। हम जा रहे हैं और बीच में संडे पड़ गया, वो अभी छुट्टी आप हमको जोड़ लेते हैं। खंड ख में ये है महोदय, खंड ख में है बहुत साधारण जो आपके नियमावली का था। खंड ख में क्या सही है कि सरकारी विद्यालयों में विभागीय स्तर पर अधिसूचित निर्धारित अवकाश तालिका की अनदेखी कर सभी शिक्षण प्रशिक्षण पंजीयन परीक्षा प्रपत्र भराई आदि का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अवकाश अवधि में किए गए इन कार्यों के विरुद्ध शिक्षक कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जा रहा है। जो आप एक्स्ट्रा काम लेते हैं छुट्टी के दिनों में महोदय, उसका आप भरपाई करते हैं, आपका नियमावली है, उसको आप दे दें, वो उसका कटौती हो रहा है। और दूसरा जो इस शिक्षा कोष में संशोधन करने की जरूरत है कि जो हमारी गणना जो हम छुट्टी लेते हैं बीच में पड़ जाता है संडे और कोई छुट्टी है उसको भी आप काम कर देते हैं, बहुत साधारण है, इसको संशोधन करने की जरूरत है। मैं इसको कह रहा हूँ माननीय मंत्री से। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही सही कही, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। हमने निर्देश भी दे दिया है, इसमें मामूली सा संशोधन करके जो गणना में विसंगति है वो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, और ताकि किसी भी शिक्षक शिक्षिका को इसका असर नहीं पड़े उनके जब गणना होती है छुट्टियों की, तो उसमें हम लोग सुधार निश्चित करें। आगे बढ़िए। अवकाश के लिए पत्र जाए सर, क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए पत्र नहीं जा रहा, विभाग का एक पत्र चला जाएगा तब ना भुगतान होगा। कहीं भी किसी जिले में अतिरिक्त कार्यों के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है, अभी तक नहीं किया जा रहा। कुछ कहना है इसके बारे में? संबंधित प्रश्न था, फिर भी हम माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है तो उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह सौरभ को। महोदय, ये जो प्रश्न किया गया माननीय के द्वारा, वो प्रश्न ऐसा है कि शिक्षा विभाग का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है पौष्टिक पोषण वाटिका का। ये पोषण वाटिका के तहत जो पूर्वी चंपारण का जिक्र किया गया है, उसमें लगभग कुल 771 विद्यालयों को चयनित किया गया था, जिसमें प्रश्न को जवाब
प्रश्न ये किया गया था कि जो ये पोषण वाटिका जो चल रहा है बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत विद्यालय में जितनी खाली जमीनें पड़ी रहती है उसमें जो हम मध्याह्न भोजन देते हैं उसकी सब्जी उगा के भोजन देने की बात थी कि जैविक पद्धति से सब्जी उपज करेंगे और बच्चों को मध्याह्न भोजन में देंगे। इसके लिए विभाग से निर्धारित किया गया था 5,000 प्रति विद्यालय। महोदय, हुआ क्या है कि 771 विद्यालय चयनित हुए हैं उस जिला में। कागज पे ये दिख रहे हैं कि हाँ विभाग से 5,000 रुपया जा रहा है, लेकिन धरातल पे मुश्किल से 10 विद्यालय से भी ज्यादा में ये योजना नहीं चल रही है। विभाग के द्वारा उत्तर आया है कि नहीं इसका निर्माण किया गया है, ऐसे ऐसे चल रहा है। हम यही चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि एक कमेटी भेज के, क्योंकि योजना बहुत अच्छी है और आप राशि भी दे रहे हैं और ये राशि सही जगह पे यूज नहीं हो रही है। आप एक जांच करा लीजिए कितने विद्यालय में संचालित की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, में तो शामिल है माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता दिखाई है। ये हाल की एक योजना है ताकि जो हम लोग बच्चों को जो मध्याह्न भोजन में सब्जी इत्यादि बहुत सी चीजें और एक नेचर से भी आउटडोर लगाव रहेगा, इस वजह से इस योजना का कार्यान्वयन किया गया। लेकिन ये बात सही है कि पूरी तरीके से इसको जमीनी पर अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर जहाँ तक इस जिले का प्रश्न है तो उसको निश्चित रूप से एक कमेटी हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी बात कर लेंगे ताकि एक कमेटी बना करके जहाँ कमी है उसको पूरा करें। ये एक लंबी योजना है ताकि बच्चों को भी हम लोग प्रकृति से जोड़ सके और वातावरण में भी इसका फायदा हो, इस उद्देश्य से किया गया। लेकिन इसमें कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसको हम लोग और अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि इसको और क्रियान्वित करें ताकि बच्चों को भी फायदा हो और ये योजना का सफल क्रियान्वयन हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव महोदय। महोदय, इसमें तो क्वेश्चन कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है महोदय। महोदय, बड़ा आसान प्रश्न है और माननीय मंत्री ने स्वीकार भी किया है। खंड क का हमने मूलतः प्रश्न किया है कि आपने परियोजना विद्यालयों और अन्य राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को आपने प्रमोशन देके वरीयता के आधार पर अधिसूचना निर्गत कर दिया और प्रधानाध्यापक बन गए। तब तक वो लेवल 9 ग्रेड पे में 4500 दिया जा रहा था। आपका नियम है कि जब प्रिंसिपल बना देंगे तो वो उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा। क्या यह सही कि बिहार सरकार की सेवा नियमावली के अनुसार प्रोन्नति कैडर परिवर्तन की स्थिति में प्रोन्नति की तिथि से उच्चतर वेतनमान ग्रेड पे तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दे होगी? साथ ही यह भी सहायक शिक्षक को 30 वर्षों को सेवा पूर्ण करने पर 6600 ग्रेड पे का प्रावधान है। तो उसमें कह रहे हैं नहीं महोदय, सीधा सीधी बात है कि जब कोई टीचर प्रधानाध्यापक हो गया तो उसको तो 30 साल का सेवा हो गया तो 6600 के ग्रेड में जाएंगे महोदय। आप ही का नियमावली है, हमारा तो कुछ है नहीं। तो इसको कार्यान्वयन करा दें कि टीचर को मिलेगा ज्यादा पैसा और जो प्रधानाध्यापक बन गया उसको कम मिलेगा पैसा। महोदय, ऐसा कहीं होता है? इसलिए इसको संशोधन करा दें। और माननीय मंत्री ने स्वीकारात्मक कहा भी है, बीच में इधर नीचे आके अस्वीकारात्मक कह दिया है। जब जो ऑपरेटिव खंड है, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार नव प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति की तिथि से उपयुक्त उच्च वेतनमान ग्रेड पे अपग्रेड एवं देव वेतन वृद्धि देना चाहती है। महोदय, अंतिम खंड पर विभाग ने लिख दिया अस्वीकारात्मक। जब सब पहले ही स्वीकारात्मक है तो अंतिम अस्वीकारात्मक कैसे होगा महोदय? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि इसको आप लागू करें। माननीय सभापति महोदय, जो वेतन विसंगति का मामला सिर्फ प्रधान अध्यापकों से ही नहीं लंबित था, वो शिक्षकों का भी बहुत सारे मामले थे जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो उसको हम लोग बहुत सारे मामलों का हमने निष्पादन किया है। इसका भी जो ये बात सही है कि जो प्रमोशन के बाद प्रधानाध्यापक बनेंगे प्रधान शिक्षक, तो उसमें उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसमें जहाँ भी विसंगति होगी तो उसका हम लोग सुधार निश्चित रूप से कर लेंगे। उसको एग्जामिन करके और जो वित्त विभाग का जो उसमें निर्णय है और साथ ही साथ उसमें जो आदेश है वित्त विभाग का, उसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे। ठीक। हम वित्त विभाग को क्या जानते हैं महोदय? हम तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। हम शिक्षा विभाग से आश्वस्त होना चाहते हैं। वित्त विभाग हमारा पैटर्नल डिपार्टमेंट नहीं है महोदय।
इसलिए जो हमें आपके लगता है नियम माननीय मंत्री का वित्त विभाग से परामर्श किया नहीं, जाए। सब कामे में वित्त विभाग इस सौतन के तरह काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, जो भी राशि की बात होती है, चाहे आवंटन की बात होती है, वेतन निर्धारण की बात होती है, वो सारा कुछ तो जरूर परामर्श किया जाता है। या हमारे जो आंतरिक वित्तीय परामर्शी हैं या उन विभाग से कोई आ जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार फाइल चली जाती है। तो वो हमने एक प्रक्रिया का जिक्र किया था। आप पर हम कोई भार नहीं दे रहे हैं कि आप वित्त विभाग के पास माननीय जाएं। मंत्री हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं कहा कि हम वित्त विभाग पर मानिए जाएं। आप बिल्कुल अपनी बातों को शिक्षा विभाग के सामने रखें, वो हमारा आंतरिक मामला है। हमने एक प्रोसेस का जिक्र किया था कि प्रक्रिया क्या है, उसको जो अंतिम निर्णय होगा निश्चित रूप से उनके फेवर में होगा, वो हम कराएंगे। प्रशासन भी पत्र निकाल चुका है, अब वित्त विभाग भी निकाल चुका है। महोदय, आपके विभाग के अधीनस्थ जो अधिकारी हैं इस मामले को, तथ्यों को छुपाते हैं ताकि हेडमास्टर साहब उनके यहाँ सलामी दागते रहे, टेबुल घूम के। महोदय, उसकी समीक्षा करेंगे ना महोदय। अब जो वेतन जो जाता है तो वो तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। जो HRMS ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल जो इजाद किया गया है उसके थ्रू जाता है, और भी DBT के माध्यम से जाता है। तो उसमें कहाँ कोई अब आपके कौन से शिक्षक तबादले के लिए जगह जगह घूम रहे थे, ऐसी तो बात नहीं कि शिकायतें नहीं। जहाँ शिकायतें आती हैं पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाता है। ठीक है।